जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन स्टडी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। पहले नंबर पर आती है हमारी वास्तविक संख्या। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन यहाँ से बनती है कि वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं शामिल हो जाती हैं। तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन बनती है वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1/2, 1/2 जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं तथा p और q पूर्णांक होते हैं और q इक्वल नॉट 0। तो देखिए, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2, ये भी एक वास्तविक संख्या है। मैंने लिख दिया 4, ये भी एक वास्तविक संख्या है। मैंने लिख दिया √2। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं आती हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी अवास्तविक संख्याएं। तो वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो वास्तविक संख्या क्या थी कि वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, अब वास्तविक कैसे? वास्तविक संख्या जैसे मान लिए एक तरफ मैंने √2 ले लिया, एक तरफ माइनस का √2 ले लिया। तो देखिए प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो ये वास्तविक संख्या हुई। लेकिन जब रूट के अंदर कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या या कोई भी 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या होती है तो वो हमेशा अवास्तविक संख्या होती है। इसे हम काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। देखिए, इन्हें अवास्तविक कहने का मीनिंग सिर्फ इतना है कि जब रूट के अंदर किसी संख्या में माइनस लग जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसलिए इसे अवास्तविक संख्या बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ सम संख्या की। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है और शेषफल 0 बचता है सम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 4। अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा और शेषफल बचेगा अपना 0। तो 4 हो जाएगी अपनी सम संख्या। इधर मैं 40 को ले लूं तो अगर 40 को डिवाइड करूं मैं 2 से, तो इधर 2 दूना 4 और ये 0 और यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगा दूंगा मैं, तो शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है और शेषफल 0 बचता है, सम संख्या कहलाती है। आइए मैं बात करता हूँ। देखिए, सब सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरे की अपोजिट होती है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाता है और शेषफल 0 बचता है। और विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता और शेषफल हमेशा 1 बचता है। देखिए, जैसे कोई भी संख्या ले लूँ, मैं 13 को ले लेता हूँ मैं। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 छक्के 12 और यहाँ पर रिमाइंडर आपका शेषफल 1 बचेगा। तो ये 13 क्या हो जाएंगी? आपकी विषम संख्या। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ मैं।
15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 7 जा 14, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा, तो 15 क्या हो गया, विषम संख्या है। तो इस तरीके से वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता और शेषफल 1 बचता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए 5वें नंबर पर आती है हमारी परवर्ती संख्या। तो किसी संख्या की परवर्ती संख्या उसकी बाद आने वाली संख्या होती है। जैसे मैंने मान लिया 143। अगर आपसे पूछा जाए कि 143 की परवर्ती संख्या क्या होती है, तो किसी संख्या की परवर्ती संख्या उसके बाद आने वाली संख्या होती है। जैसे मैंने मान लिया 143, तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 144। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे 122, तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 123। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 1022, तो इसकी परवर्ती संख्या होगी 1023। 6वें नंबर पर आती है हमारी पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। परवर्ती संख्या दी हुई संख्या की एक संख्या ज़्यादा होती है और पूर्ववर्ती संख्या दी हुई संख्या के पहले की संख्या होती है। मैंने मान लिया यहाँ पर 143, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी 142। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ 1022, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या 1021 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए इसकी 2 डेफिनेशन है। पहली वाली डेफिनेशन जो कि एक सामान्य रूप से परिभाषा है, और जो परिभाषा नंबर 2 है वो इसकी एग्जैक्ट और रियल परिभाषा है। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य प्राकृत संख्याओं से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, पहले मैं परिभाषा नंबर 1 को लेकर चलता हूँ, 4 को। तो देखिए यहाँ पर पहली परिभाषा के अनुसार वे संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य प्राकृत संख्याओं से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 4 में 4 का भी भाग जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ क्या बोल रही हमसे कि वे संख्या वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो रही है और 1 से भी विभाजित हो रही है और उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 4 स्वयं 4 से और 1 से तो विभाजित होता है, साथ ही साथ 2 से भी विभाजित होता है। मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया 24। तो 24 देखिए 1 से विभाजित होगा, स्वयं 24 से भी विभाजित होगा, साथ ही साथ वो 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा। तो देखिए इस तरीके से ये भाज्य संख्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो परिभाषा नंबर 1 है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो मैं आपको जब अभाज्य संख्या बताऊंगा तब जाके आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा कि मैंने क्यों कहा था कि परिभाषा 1 जो कि सत्य नहीं है। हाँ, हालांकि ये सरल भाषा में एक सामान्य रूप से ये परिभाषा ठीक ठाक है, लेकिन इसकी परिभाषा जो मेन होती है वो परिभाषा नंबर 2 होती है। तो देखिए परिभाषा नंबर 2 क्या कह रही है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, देखिए मैं आपको इधर गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ। देखिए मैंने एक डिजिट लिखा 24। अब इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे,
2 से यहाँ पर 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 को 2 से करेंगे फिर 6 आ जाएगा, 2 से फिर 6 को करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से 3 को करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड तरफ जो डिजिट निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये इस संख्या 24 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड का मतलब होता है उस संख्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना और उसके जो गुणनखंड होते हैं उन्हें गुणा के रूप में लिखना। तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि 24 एक भाज्य संख्या है परिभाषा नंबर 2 के अनुसार, और वो क्यों है, क्योंकि देखिए 24 का एक गुणनखंड हो गया स्वयं 1, क्योंकि एक 24 को भी डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से टोटली। और मैं आपको बता दूं कि हर संख्या का एक गुणनखंड होता है, वो है 1। हर संख्या का एक गुणनखंड होता है। और यहाँ पर निकल के आए हमारे 24 के गुणनखंड, इधर 2 और 3। तो मैं आपको बता दूं कि संख्या 24 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1, 2 और 3, और ये टोटल मिला के हो गए 3। तो परिभाषा के अनुसार वे वह संख्या जिसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। तो अभी हमने प्रूफ किया कि 24 एक भाज्य संख्या है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 36। अब 36 के मैं गुणनखंड करता हूँ। 36 को 2 से डिवाइड किया, फिर 18 को 2 से डिवाइड किया 9, फिर 9 को 3 से डिवाइड किया, और इधर मैं इधर कर देता हूँ, फिर 3 बचेगा तो उसको 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इस तरह 36 के जो गुणनखंड आए वो आए अपने पास 1, 2 और 3। तो ये टोटल मिला के हो गए 3। तो इस तरीके से 36 के 3 गुणनखंड हो गए, 1, 2 और 3। तो वे संख्याएं जो जिनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ये देखिए, पूरी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का बैकबोन होती हैं ये अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या के ऊपर बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए परिभाषा 1 से मैं शुरुआत करता हूँ। तो परिभाषा 1 बोलती है कि वह संख्या जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और बाकी सब। तो देखिए मैं परिभाषा नंबर 1 को यहाँ पर देखता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि वह संख्या जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेता हूँ 2। तो देखिए 2 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और स्वयं 2 से विभाजित होगा, मतलब ये एक अभाज्य संख्या हुई। मैं 3 को ले लेता हूँ, 3 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और स्वयं 3 से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। मैं बड़ी संख्या ले लेता हूँ, 83 में ले लेता हूँ इधर। तो देखिए 83 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 83 अपने आप से डिवाइड होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 97। तो देखिए 97 ओनली 1 और 97 से डिवाइड होगा। इधर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 79। तो 79 केवल 1 और 79 से ही डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये परिभाषा नंबर 1 जो यहाँ पर अभी सत्य होती है
कि वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला था कि जो परिभाषा नंबर 1 है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है। सामान्य भाषा में इसे हम बोल सकते हैं, लेकिन जो इसकी सही डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नंबर 2 है। अभी मैं आपके सामने प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए परिभाषा नंबर 1 क्यों गलत है। देखिए परिभाषा क्या बोलती है कि वे संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है और वे संख्या जो स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन जो मेरा 1 है वो स्वयं से विभाजित होता है और फिर 1 से विभाजित होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि वे संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती है या वे संख्या जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्या कहलाती है, तो मेरी यहाँ पर 1 जो संख्या है वो भी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 1 स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो परिभाषा 1 के अनुसार एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब देखिए मैं डेफिनेशन नंबर 2 पर चलता हूँ, फिर आप खुद जान जाइएगा कि परिभाषा नंबर 2 या डेफिनेशन नंबर 2 सही क्यों है। तो देखिए परिभाषा नंबर 2 क्या कहती है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए मैं एक डिजिट लेता हूँ 17, इसके केवल 2 गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे, एक तो 1 और एक 17। देखिए नेक्स्ट वाला डिजिट में आप लेता हूँ 13। तो देखिए 13 के भी 2 गुणनखंड हो गए, मात्र 1 और 13। लेकिन अब मैं बात करूँ संख्या 1 की, तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, 1 के अलावा 1 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। और परिभाषा ये बोल रही है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा क्योंकि क्यों परिभाषा नंबर 1 गलत है। मैं इसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक सामान्य भाषा के रूप में सही है, लेकिन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा नंबर 2 ही आपकी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ से अभाज्य संख्याएं। तो देखिए से अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक या मासा 1 होता है से अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपने पढ़ा होगा। मैं इधर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। मैं 2 संख्या ले लेता हूँ, एक तरफ 12 ले लेता हूँ, एक तरफ 16 ले लेता हूँ और दोनों के गुणनखंड निकालता हूँ। तो इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 8 आ गया, इसको मैंने फिर 2 से डिवाइड किया तो ये 4 आ गया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया ये 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया ये 1 आ गया। 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया इधर 3 आ गया, फिर 3 को 3 से डिवाइड किया इधर 1 आ गया। देखिए दोनों के गुणनखंड हो गए हैं। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन होता है, जैसे 2 और 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। देखिए इनके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना तो 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है।
तो देखिए कॉमन क्या आया, एक बार 2 आया, इस तरफ जो जो कॉमन है एक तरफ के आपको लेके चलना है और उसे इनटू में लिखना है। 2 इधर ये वाला 2, तो 2 इंटू 2 हो गए 4। तो 12 और 16 का मासा क्या हो गया, 4 हो गया। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक या मासा 1 होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मैंने एक उदाहरण लिया 3 और 5। देखिए 3 और 5 के हम गुणनखंड करेंगे तो 3 सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होगा, तो 3 1 जा 3। इधर 5 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से ही, क्योंकि 5 अपने आप में 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए अब इसका मासा 1 कैसे हुआ, इसका महत्तम समापवर्तक ये HCF 1 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए हर संख्या 1 से डिवाइड होती है, तो मैं इधर इसको 1 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी इधर 1 से डिवाइड करता हूँ। तो देखिए दोनों में कॉमन 1 हो जाता है, तो 3 और 5 से अभाज्य संख्याएं होंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।